नमस्कार फ्रेंड्स, वीज़ा टू एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट हरीश बाली। आज ग्वालियर में हमारी दिन की शुरुआत बेजा ताल विज़िट करके हो रही है। ये भी ग्वालियर का एक फेमस और प्रोमिनेंट लैंडमार्क लोकेशन है। ताल के बगल में आपको स्टेप्स दिखाई दे रहे हैं, तो लोग बाग यहाँ पर सुबह के टाइम या शाम के समय एकांत में थोड़ा बैठना चाहते हैं तो स्टेप्स में आके बैठ सकते हैं। और शांत सा वातावरण है, इस तरफ शांत है और वहाँ पर रोड चल रही है। कल मैं ना शाम के समय इस रोड से निकल रहा था तो मेरे को बड़ी लाइटिंग दिखाई दे रही थी इस जगह। तो उस समय मैंने वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने लाइटिंग देखी थी। तो बाद में मेरे को किसी ने बोला कि डेली बेसिस शाम के समय यहाँ लाइटिंग होती है, तो आप आओ, अच्छा लगता है। चलिए चल के अब नाश्ता करते हैं। आज ब्रेकफास्ट में हम पोहा खाएंगे और उसके बाद हमको ओरछा जाना है। ये टैक्सी हमने चतुर्वेदी ट्रैवल से हायर पे ली है। इसका जो डेली चार्ज है वो हम दे रहे हैं 300 किलोमीटर के हिसाब से 16 रुपये पर किलोमीटर, प्लस फूड एंड लॉजिंग 500 रुपीज़ पर डे एक्स्ट्रा। आइए जी। काजल टॉकीज़ के पास हम अग्रवाल पोहा भंडार गए, शॉप बंद थी, तो फिर वहाँ से हम चले और अभी आ चुके हैं हम फूल बाग में। यहाँ पर हम पोहा खा रहे हैं। ये सामने आप लारी देख लीजिए, चौरसिया पोहा सेंटर। पोहे में ऊपर से थोड़ा नींबू डाला और साथ में सेव और मूंगफली दाना। टेस्ट मज़ेदार है, नो डाउट। मसाले का भी चटपटा सा स्वाद है। साथ में पोहे में कच्चा प्याज छोटा छोटा काट के डाल दो तो उसका अलग अलग टेस्ट आ जाता है। तो कुल मिला के पोहा मेरे को यहाँ का पसंद आया, नो डाउट। ग्वालियर से लगभग 60 किलोमीटर का सफ़र करके हम इस समय सोनागिरी आए हैं। जब हम ग्वालियर से ओरछा की ओर जा रहे थे ना, तो हमने एक डाइवर्जन लिया है 4 किलोमीटर का, और अभी हम सोनागिरी पहुंच चुके हैं। इस समय मैं गांव में खड़ा हूं। सोनागिरी गांव में लगभग 27 मंदिर हैं और 77 टेम्पल्स हैं जो हिल के ऊपर हैं। टेम्पल विज़िट करने के लिए हमको जूते उतार के जाना होता है, तो हमने शूज़ अपने गाड़ी में रख दिए हैं ऑलरेडी। हम यहाँ से पैदल जाएंगे हिल के ऊपर तक, वहाँ चल के टेम्पल्स विज़िट करेंगे। अब भैया से हमारी मुलाकात हुई है, ये यहीं पे रहते भी, और काम इनका ये है कि जो वृद्ध लोग पैदल नहीं चल सकते उनको ये पालकी में लेके जाते हैं, दर्शन करवाते हैं और वापस लेकर आते हैं। तो इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने बोला चलो आपके साथ पैदल चलकर मैं आपको मंदिर के दर्शन करवा देता हूँ। तो अब हम कहाँ से जाएंगे? सीधे करना है। ठीक है, तो आप अपनी चप्पल कहाँ उतारेंगे? वहाँ गेट पे। ठीक है, आइए जी। जैसे ये नंबर है 6, 7, 8, 9, ये सब ऊपर के 77 मंदिर का पार्ट है। जी जी। तो ये ऐसे सीढ़ियाँ हैं, थोड़ी चढ़ाई ऊपर की ओर है। हाँ जी। ये ऐसे ही चलेगा ऊपर तक? ऐसे ही ऊपर तक है सर। अच्छा। देखिए यहाँ पर जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर नंदेश्वर द्वीप है, और हमें इन्होंने बताया कि यहाँ पर 152 प्रतिमा है। इस समय बाहर लॉक लगा हुआ है। 12 बजे टेम्पल्स जो यहाँ के हैं क्लोज हो जाते हैं, फिर 3:30 बजे रीओपन होंगे। फिर शाम को कब तक चलता है? 9 बजे। 9 बजे तक। 9 बजे तक। हम 57 नंबर टेम्पल पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आके हमने श्री चंद्र प्रभु भगवान के दर्शन करे। हमारे साथ इस समय मंदिर के पुजारी जी हैं। आप हमें थोड़ा जानकारी दीजिए, ये स्थान कितना प्राचीन है? ये 4000 साल पुराना प्राचीन पहाड़ है, और मूर्ति अपने आप चट्टान फट के निकली है चंद्र प्रभु भगवान की। अच्छा जी। ये पूरी एक शिला के ऊपर मूर्ति है। विक्रम संवत 335 में वेदी का जीर्णोद्धार हुआ है। जब समाज को मालूम चला कि यहाँ मंदिर है, मूर्ति है, जब यहाँ पे वेदी बनी, फिर मंदिर बनाया। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इस पहाड़ के ऊपर पहला मंदिर बना था? इस पहाड़ पे पहला मंदिर था चंद्र प्रभु भगवान का। और यहाँ पे 2 राजकुमार थे, नंग अनंग कुमार। इन लोगों ने यहाँ से तपस्या की है, इसी पहाड़ से। इस पहाड़ से तपस्या करके मोक्ष गए हैं, और 5.5 करोड़ मुनि महाराज इनके साथ में मोक्ष गए हैं। ये इस स्थान की मेन महत्व का इसका है। तो आज जैसे यहाँ पर 77 टेम्पल्स हैं पहाड़ के ऊपर, तो ये टेम्पल्स बाद में बने हैं?
हाँ, ये बाद में बनी। जैसे किसी श्रद्धालु हाँ, बाद में बनी। भाव हुआ तो उन्होंने मंदिर बना हाँ, दिया। सभी मंदिर पुराने हैं, कम से कम 200-300 साल और ऊपर पुराने हैं। लेकिन ये वाला अति प्राचीन। ये अति प्राचीन। धन्यवाद, आपने जानकारी दी। तो क्या टाइमिंग्स है इसका? सुबह 5:30 बजे से 12:30 बजे तक और 3:30 बजे से 8:30 बजे तक का टाइम है मंदिर खोलने को, बंद करने का। तो अच्छी बात होगी, हम एकदम समय पे आगे, नहीं तो 2 मिनट लेट हो, 2 मिनट लेट हो जाते तो हम अंदर नहीं आ पाते। वो चाबी लिए हाथ में बैठा। चलो, लकी रहे, हमारे भगवान के दर्शन हो गए। क्या आपको चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन हो गए? धन्यवाद। जय। लौट कर वापस हम नीचे तक आ गए हैं। तो भाई साहब धन्यवाद। ठीक है। और रास्ते में पूछ रहा था कि अगर डोली में किसी को जाना हो, मतलब पालकी में जाना हो, तो क्या चार्ज है? तो कह रहे हैं अगर वजन कम हो तो 1100 रुपये लेते हैं, 2 लोग उठा लेते हैं, बाकी फिर 1500 या 1600 अगर ज़्यादा वजन है तो। ठीक है जी, हम चलते हैं यहाँ से। सोनागिरी गांव से हम आधा किलोमीटर थोड़ा नीचे की ओर आए हैं। ऊपर हमने देखा था दिल्ली वालों की धर्मशाला, ऐसा करके धर्मशाला थी, तो यहाँ पर इनका भोजनालय है। तो अब यहाँ पर हम लोग भोजन कर लेते हैं। मैं भोजनालय के बाहर ही खड़ा हूँ और इस तरफ को ये पार्किंग स्पेस है। आइए जी। बहुत ही साफ़ सुथरा भोजनालय बना हुआ है। भोजन करने से पहले या भोजन करने के बाद आप कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं तो पेटी में डाल सकते हैं, और वैसे भोजन के लिए जगह निःशुल्क है। बहुत बढ़िया। तो भोजन करके हम यहाँ से चलेंगे और आपसे कुछ देर में दोबारा मुलाकात करेंगे। हम यहाँ एकदम कट टू कट टाइम पे ही आए हैं। वैसे 12:30 बजे तक ये भोजनालय खुला होता है, सुबह 10:30 से 12:30, और उसके बाद शाम को 4:30 से 6। चलो, अब आपसे हम कुछ देर में दोबारा मुलाकात करते हैं। हम झांसी फोर्ट पहुंच चुके हैं। गाड़ी हमने यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी है। हमारे ठीक सामने आप फोर्ट देख रहे हो। मेरे साथ इस समय हेमंत भाई हैं। नमस्ते हेमंत भाई। नमस्ते। हेमंत भाई ओरछा के रहने वाले हैं। ओरछा यहाँ से कितना, 18 किलोमीटर? 18 किलोमीटर। ग्रेट। यहाँ पे गाइड फिलहाल अवेलेबल ही नहीं रहते, तो किसी को भी गाइडेड टूर करना होता है तो वो ओरछा से गाइड को यहाँ पर बुलाते हैं। आप हमें ना झांसी फोर्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो इधर ही दे दीजिए, बाकी फिर हम आगे अंदर चलते बात करेंगे। सर, ये जो अपने पीछे किला है, ये झांसी का किला है और ये एक हिल पे बना है। बुंदेलखंड एरिया जो है विंध्याचल हिल रेंज में है। यहाँ काफ़ी हिल रेंजेस हैं और एक 17वीं शताब्दी में यहाँ राजा हुए हैं ओरछा के, राजा बीर सिंह बुंदेला। अपने शासनकाल में बीर सिंह ने 50 से ज़्यादा महल बनवाए और 120 से ज़्यादा मंदिर। झांसी का किला उन्हीं में से एक उत्कृष्ट नमूना है कहने का मतलब। और इसमें मान के चलिए आप कि ऐसा फोर्टिफिकेशन सिस्टम, ऐसा किलेबंदी उनने कराई कि जो आज भी हजारों टूरिस्ट यहाँ आते हैं। ये किला 17वीं शताब्दी में बना। 1605 से 1627 के बीच में बीर सिंह का शासन रहा। अच्छा। आइए अंदर आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। 25 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट लेके अभी हम फोर्ट के अंदर आए हैं। ये तोप का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, कड़क बिजली तोप। जी सर, ये उसी ज़माने की तोप है जब रानी लक्ष्मीबाई यहाँ थी। रानी लक्ष्मीबाई के तोपची भी थे गुलाम गौस खां, जिसको ऑपरेट किया करते थे। और ये बुंदेलखंड की भाषा में इस तोप को गर्भ गिरावन तोप भी कहते हैं। कहते हैं जब इसकी रूटीन प्रैक्टिस में इसको चलाया जाता था जंगल में, तो जो गाय और भैंसों के गर्भ होते थे वो गिर जाते थे। इतनी पावरफुल थी साउंड से। हाँ, और कहते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने अटैक किया तो इसी पार्ट से अटैक किया जिस तरफ ये तोप मुँह किए हुए है। रानी झांसी को लगा कि आई कैन फायर दिस कैनन, शी वाज सपोज टू फायर, बट जिस दीवार के जस्ट उस तरफ एक गणेश मंदिर है, तो गणेश जी की पूजा करती थी रानी, शिव मंदिर की पूजा करती थी। तो अपने धर्म को स्वीकारते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए, ये ना चलाते हुए शी डिसाइडेड टू जंप। तो ऊपर काफ़ी पॉइंट हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से वो कूदी। तो ये कड़क बिजली तो उसी ज़माने की यहाँ रखी हुई है। जी सर, ये जर्मन मशीन गन्स हैं यहाँ। ये बेसिकली जब ब्रिटिश यहाँ अंदर आ गए इस पैलेस में, इस फोर्ट में, तो उनने अपने हिसाब से भी कुछ सिक्योरिटी मॉडिफिकेशन करे
और उस ज़माने में सर डोर बेल सिस्टम भी होता था। जैसे रस्सी लटक रही है और इमरजेंसी में कोई राजा से या कोई रिक्वेस्ट करना चाहे तो वो रस्सी तान के ये बेल बजा सकता था। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, है ना? बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हाँ। सुभद्रा कुमारी चौहान यहाँ विजिट करी उस समय, और हर बोले होते हैं उस जमाने में, जैसे कोई नगाड़ा पिटवा के कोई अनाउंसमेंट कराना, उनको हर बोला बोला जाता था और वो चिल्ला चिल्ला के ये गाने गाते थे। अच्छा, बुंदेले हर बोलो मतलब बुंदेलखंड के हर बोले जो होते हैं, अच्छा। हाँ, हर बोले मतलब हर शब्द बोले, वो हर शब्द बोल के वो यथावत उस जमाने में राजा बोलते थे हर बोलों को बुलाओ, ये अनाउंसमेंट कराना है। तो हर बोले जो होते थे वो गा गा के ये सब चीज़ें सुनाई, सुभद्रा कुमारी चौहान को इम्प्रेस किया, और फिर सुभद्रा ने ये कहानी लिखी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली। बहुत सुंदर कविता है। जी सर, आइए अब अपन ऊपर चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई के लिए सुभद्रा की कहानी फिर से अपन पढ़ेंगे। जो कविता है कि कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, और लक्ष्मीबाई नाम पिता की बह संतान अकेली थी। बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। बचपन से ही उसको इतना शौक था लड़ने का, शस्त्रों को उपयोग करने का। उसके बाद इसकी शादी हुई महाराज से, गंगाधर राव से, झांसी के राजा से, और धीरे धीरे उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। दुर्भाग्य से उनका एक पुत्र था जो मर गया, और उसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया जिसका नाम दामोदर राव रखा गया, और महाराज की भी मृत्यु हो गई। तो फिर रानी को लगा कि अगर अपने क्षेत्र की, अपने एरिया की रक्षा करनी है तो उसे खुद अपने आप को महाराज या महारानी डिक्लेयर करना पड़ेगा। इस वजह से उसने उनकी मौत के बाद पूरा चार्ज ले लिया। तो गंगाधर राव भी बुंदेला राजा ही थे? नहीं सर, ये बुंदेला राजा नहीं थे, बाजीराव पेशवा के वंशज थे ये। जब पेशवाओं को ये दे दिया गया ये बुंदेलखंड का हिस्सा कि आप बहुत लड़ाके हैं, हमारी आपसे संधि है, आपने युद्ध में औरंगजेब से हमारी मदद करी, तो उसके बाद पेशवाओं का शासन यहाँ आ गया, और उन्हीं के डिसेंडेंट्स थे ये, मराठी रूलर थे। अच्छा। कल्पी करके जो जगह है, कालपी जी, तो रानी लक्ष्मी वहाँ की रहने वाली है? कालपी के नाना वो एरिया ही पूरा है, बनारस, कानपुर, कालपी, ये पूरी टेरिटरी उन्हीं की तरफ से आती थी। ये कहाँ पड़ता है और कालपी? जो कालपी यहाँ से सर 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर दूर है। और कहते हैं कि जब रानी यहाँ से कूदी तो वो सबसे पहले कालपी ही गई अपने घोड़े और दत्तक पुत्र के साथ, और कालपी से उसने नया घोड़ा लिया, फिर वो ग्वालियर की तरफ गई। तो नाना साहब पेशवा उसके काफ़ी मददगार रहे उस जमाने में। तो रानी कहाँ से कूदी, वो जगह कहाँ है? वो जगह हम चलते हैं और आपको बताते हैं। ऊपर चलते हैं जी। आइए। तो सर यही वो बुर्ज है, एरिया है जहाँ से लक्ष्मीबाई कूदी 1857 में यहाँ से कूदी। और आप विश्वास करिए, भारत के इतिहास में 2 घोड़े बहुत फेमस हैं, एक तो महाराणा प्रताप का चेतक, और दूसरा लक्ष्मीबाई का बादल। हाँ, मैं वही नाम बादल जो था वो बादल लक्ष्मीबाई और उसके बेटे को बचाते हुए, रेस्क्यू करते हुए यहाँ से नॉर्थ में ले गया कालपी। तो कहते हैं कि रानी कालपी गई, पर बादल की मौत कालपी में हो गई, वो घोड़ा मर गया, इतने ऊपर से कूदा था। तो रानी ने फिर नया घोड़ा लिया। सुभद्रा फिर लिखती हैं, घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, किंतु सामने नाला आया, यह था संकट बिटप अपार, ऐसा कुछ लिखते हैं वो। तो करते करते वो अंग्रेज सेना उनको पीछा कर रही थी। तो वो ग्वालियर के पहले एक स्थान है जहाँ एक नाला आया और वो घोड़ा उसको पार नहीं कर सका। अगर बादल होता तो कहानी कुछ अलग होती। कहते हैं कि उस जगह पे वो घोड़ा फंस गया और अंग्रेज सेना के हाथों फिर रानी मारी गई। बट ये एरिया, इसकी डेप्थ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, करीब 15 मीटर इसकी गहराई होगी। अब तो और उभार आ गया है इसमें समय के साथ, डस्ट और ये सब। उस समय घोड़े ने, बादल ने जी 15 मीटर की छलांग मारी, इतनी मतलब लगभग 15 मीटर हाइट से जंप किया, लगभग 14-15 मीटर की छलांग लगाकर, और रेस्क्यू करते करते अपनी मालिकन रानी लक्ष्मीबाई, बुंदेलखंड का गौरव, उसको कालपी तक सेफ ले गया। रानी यहाँ से ग्वालियर गई थी ना 1857 में? हाँ, ग्वालियर गई, पर यहाँ से सबसे पहले वो कालपी गई। कालपी में उसने दत्तक पुत्र को ही हैंडओवर किया, और उसके बाद वो सिंधियाओं से मदद मांगने के लिए ग्वालियर गई। सिंधिया भी, क्योंकि आपको मान के चलिए कि वहाँ से भी थे, बम्बई से,
और ये लक्ष्मीबाई भी मराठा थी। तो ब्रदर, भाई और बहन का रिश्ता इन लोगों में था, मगर वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, या क्या आगे की कहानी है, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाई और अंग्रेज़ सेना के हाथों पहले ही वो मारी गई। तो ये इस किले का इतिहास है, जो आज भी लक्ष्मीबाई आप देख रहे हैं, सैकड़ों हजारों पर्यटक यहाँ आ रहे हैं। आप देखिए इस समय भी ये लगभग बंद होने को है ये महल। काफ़ी टूरिस्ट है यहाँ और काफ़ी टूरिस्ट है। ये सब गौरव गाथा सुनने को आ रहे हैं, कैसे लक्ष्मीबाई एक महान योद्धा। और सामने देखो कितनी अच्छी कार्विंग करी है। हाँ, ये अभी स्टोन के ऊपर जी, ये रिसेंटली मोदी जी आए थे यहाँ झांसी में, तो ये इनॉग्रेट हुआ था ये पूरा, और काफ़ी उससे और भी झांसी का किला हाईलाइट हुआ है। 1857 की लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई मारी गई थी। उनकी वीर गाथाओं के बारे में सुन रहे हैं, हमें सुनना अच्छा लग रहा है। और जब उनके बारे में सुन रहे हैं तो हमें भी लग रहा है कि कितनी वीर थी रानी। और 29 साल की एज में उनकी डेथ हुई ना। काफ़ी यंग थी, बट यंग होने के साथ साथ देशभक्ति का जो जुनून उनमें था, काबिल तारीफ वो है। उम्र कोई भी हो, बट जज्बा मेन चीज़ होती है सर। तो जिस हिसाब से रानी लक्ष्मीबाई लड़ी, अकेले अंग्रेज़ों का विद्रोह झेला, छोटे छोटे स्थानीय राजाओं का भी विद्रोह झेला, और वो भी इतनी छोटी उम्र में। इतनी छोटी उम्र में पति मर गया, इतनी बड़ी डायनेस्टी, राजनीति को मेंटेन करना एक महिला को सलामी देने वाली बात होगी। बहुत आसान, किसी भी हिसाब से आसान। मेरे हिसाब से जब भारत का इतिहास, जब गाथा गाई जाती है, वीरता की गाथा गाई जाती है, तो पुरुष वीरों से पहले लक्ष्मीबाई का स्थान आता है। लक्ष्मीबाई एक अपने आप में ब्रेवरी का सिंबल है, और ये अपना भारत का झंडा उसी की वजह से आज पूरे विश्व में विश्व गुरु बनने की कगार पर है। फोर्ट विजिट कर लेने के बाद हमें लाइट एंड साउंड शो देखना है, तो हमारे पास लगभग 2 घंटे का समय है। लगभग 2 घंटे। तो अब क्या करते हैं, हम थोड़ा स्ट्रीट फूड एक्सप्लोर कर लेते हैं चल के सर, और उसके बाद वापस यहाँ 7:15 तक आ जाएंगे। राइट, क्योंकि 7:20 7:30 का लाइट एंड 7 बजे आ जाएंगे। 7 बजे आ जाएंगे। 7 बजे आ जाएंगे। सही है। झांसी की ये फेमस चाट शॉप है जहाँ पर अभी हम आए हैं। आप सामने देख लीजिए, नारायण चाट भंडार। यहाँ पर हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर हम 2-3 चाट आइटम्स एक्सप्लोर करेंगे। क्या क्या अवेलेबल है वो आप यहाँ सामने लिस्ट में देख लो। मूंग दाल चिल्ला, आलू टिक्की, और नीचे ढोकला, और लास्ट में पानी बताशे। वैसे दुकान अच्छी बनाई हुई है, अच्छी स्टैंडर्ड दुकान है, और ये बहुत पुरानी दुकान है सर। यहाँ बुंदेलखंड में अगर कहीं चाट की बात होती है ना, तो बोलते हैं नारायण चाट से अच्छी चाट कोई नहीं खिला सकता। फेमस है ना, तो ये काफ़ी फेमस है। सबसे पहले हम यहाँ पर आलू टिक्की खा रहे हैं। सही बताऊँ तो टेक्सचर ही बड़ा गजब है ये तो। अभी मैंने देखा कैसे बना रहे थे। इनके पास खट्टी मीठी चटनी है। आलू टिक्की तैयार होने के बाद उसमें मटर डालते हैं, चटनी और थोड़ा सा मसाला दही के साथ। वैसे क्वांटिटी देख के लग रहा है ज़्यादा ट्राई नहीं कर पाएंगे। हाँ, बेहतर रहता है हम लोग 4-5 आइटम थोड़ी थोड़ी ट्राई कर लेते हैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। क्या आलू टिक्की में क्रिस्पीनेस है, और मीठे खट्टे का क्या कॉम्बिनेशन है, गजब। और मटर के साथ दिल खुश हो गया, मज़ा ही आ गया झांसी का ये आलू टिक्की खा के। एक और अच्छी बात मेरे को जो दिख रही है, इन्होंने बड़ा स्ट्रक्चर ढंग से सब कुछ किया हुआ है। जैसे ये बैटरी का सिस्टम बनाया है, नीचे टाइल्स, मतलब एक सब कुछ देखकर लग रहा है कि नए हाइजीन फैक्टर अच्छा है। रेट भी अच्छे हैं, सस्ते रेट हैं। मैं तो एक बाइट खा के इम्प्रेस हो गया। सुपर टेस्टी। जबरदस्त। मैं सही बताऊं, अगर हमारी ये चाट आज मिस हो जाती ना, मेरे को बहुत दुख होता। अब मतलब तो खा लिया तो मुझे मालूम है इसकी वैल्यू क्या है। अगर उसने नहीं खाई ना, मेरे को ना चाट हाथ में आई, मुझे लगा इन्होंने चटनी को ओवरलोड कर दिया, ऐसा लगा मुझे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, खाते खाते लग रहा है सब कुछ
परफेक्ट है। टिक्की इसको एब्जॉर्ब करती जा रही है, हाँ, और टेस्टी होती है। रस बढ़ता जा रहा है। हेमंत भाई चिल्ला खाएंगे और मैं खा रहा हूँ दही भल्ला। मेरे को मालूम चला ये भी यहाँ का बड़ा फेमस चाट आइटम है। अगेन वन ऑफ द बेस्ट दही वड़ा जो मैंने अगर कहीं खाया है ना तो वो ये है। सबसे जो बेहतरीन चीज़ है ना, एक दही की क्वालिटी, और दूसरा बात जो इसका भल्ला है इतना सॉफ्ट है कि मुंह में मेल्ट हो जाता है। पानी बताशे आ गए हैं, भीड़ देख लो आप कितनी है। सब लोग इस सर्कल बना के खड़े हैं, एक एक करके सबको पानी पूरी खाने को मिल रहा है। लवली। हींग का मधुर मधुर स्वाद है, ओवरऑल पानी में सादगी है, कोई कड़कते भड़कते मसाले नहीं है, सिंप्लिसिटी हाई है। और मटर को उबाल के इसमें साथ ऐड करके दे रहे हैं। लो भाई, वेरी गुड। पानी बताशे अच्छे हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे को बेहद पसंद आई है ना वो है आलू टिक्की और दही भल्ले। वो तो कमाल है, मज़ा आ गया। अब हेमंत भाई, ये खाने के बाद अपना क्या प्लान रहेगा? अपन कहाँ जा सकते हैं? सर आप शर्मा स्वीट्स बोल रहे थे। हफ्ते के बाद कुछ मीठा हो जाए तो उसके बाद अपन चलेंगे यहाँ की फेमस दुकान पे, शर्मा स्वीट, जो पास में ही है। हाँ, समय क्या हो रहा है क्योंकि हमको पहुँचना भी है ना। हाँ जी, वो ऑन रोड है तो 6:30 हुआ है। 6:30 है, 10 मिनट वहाँ रुकेंगे एंड 15-20 मिनट तो हमको फोर्ट पहुँचने में लग जाएंगे। अभी हम शर्मा स्वीट्स पे आए हैं, आइए अंदर चलते हैं। भाई साहब, आपके पास बहुत सारा कुछ मिठाई में है, कुछ एक या दो चीज़ बताइए जो सबसे ज़्यादा फेमस है, हम वही खाने में। हमारे यहाँ सर केसर की रसमलाई बहुत अच्छी बनती है। केसर की रसमलाई। हाँ जी, वो वाइट रसगुल्ला सर, स्पंज वाला। तो आप दोनों हमें एक एक दे दीजिए। अच्छा, लो जी, केसर की रसमलाई। मानना पड़ेगा भाई साहब, थैंक यू सर। टेस्ट में बहुत दम है। केसर का फुल ऑन फ्लेवर है। ये सर जो है काउ मिल्क की बनती है सर। हाँ काउ मिल्क हमारे फार्म हाउस का है। हाँ, नहीं वो खाने से पता लग रहा है, क्वालिटी A1 है। बड़ा सॉफ्ट रसगुल्ला। मेरे को पर्सनली पता क्या लग रहा है कि रसमलाई आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर मुझे चूज़ करना है और मेरे को एक ही चीज़ खानी है रसमलाई और रसगुल्ला में, तो मैं रसगुल्ला पसंद करूँगा। रसगुल्ला तो इंतहा टेस्टी है, इतना सॉफ्ट है, इतना रस है रसगुल्ले के अंदर, ये मज़ा आ गया। और बड़ा जेन्युइन टेस्ट है, बेहतरीन। झांसी गले की फांसी, दरिया गले का हार, सिर्फ कहानियों की बात रह गई। झांसी की प्रजा ने इस नर्म दिल आदेश की सराहना की और महाराज का अभिनंदन किया। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार के आगे दुश्मनों के पैर उठने लगे। पहला पहर रानी लक्ष्मीबाई के पक्ष में था, दूसरे पहर तक अंग्रेजों को समझ आ चुका था कि अगर रानी लक्ष्मीबाई को नहीं रोका गया तो ये जंग कभी नहीं जीत सके। उसार दस्ते ने भी ऐसी वीरांगना पहले कभी नहीं देखी थी। दांतों से घोड़े की लगाम संभाले और दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए शत्रुओं का संहार कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई। उनके शरीर से खून बह रहा था, पर वो तो खूब लड़ी मर्दानी जो तो झांसी वाली थी। घाव खाकर भी पूरे ताव और चाव से इस बात की आंख सबकी
हम शो देख के अभी बाहर की ओर आ चुके हैं। ये रफली 45 मिनट का शो था। 250 रुपये पर पर्सन एंट्री टिकट है। शो की बात करने से पहले मैं आपको यहाँ की लाइटिंग बताता हूँ। अंधेरे के बाद लाइटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। आप शाम को आएंगे ना तो आप 10 से 15 मिनट तो लाइटिंग की फ़ोटोग्राफ करेंगे। फोर्ट बहुत खूबसूरत लगता है। अब शो की बात करते हैं। लेज़र शो की जो परफॉर्मेंस थी वो वर्ल्ड क्लास थी। साउंड सिस्टम गुड था और वॉइस ओवर्स भी गुड थे। मतलब ओवरऑल अच्छा पैकेज है। जब मैं शो देख रहा था ये, तो मेरे मन में एक नेचुरल सा क्वेश्चन आया कि जब अंग्रेज़ों ने आक्रमण कर ही दिया था झांसी की ओर, तो उस समय झांसी की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने ग्वालियर से मदद क्यों नहीं ली? क्योंकि मैंने सुना उन्होंने पेशवा से हेल्प एक्सपेक्ट करी थी, लेकिन ग्वालियर से क्यों नहीं ली, ये सवाल मेरे मन में था। लेकिन शो देख रहा था, वो अभी भी मेरे मन में सवाल है। बट एनीवेज, ओवरऑल शो वाज गुड। तो आप अगर झांसी होंगे तो आपको ये शो मिस नहीं करना चाहिए। अब हम यहाँ से चल रहे हैं ओरछा जाने के लिए। ओरछा लगभग 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। मैंने सुबह ना बुकिंग करवाने के लिए कुछ रिजॉर्ट्स में चेक किया था, तो रिजॉर्ट्स तो 3-4 दिन में मैंने कॉल किया, सारे फुल आ रहे थे, और जो खाली थे उनका टैरिफ 5,000, 5,500, 6,000 रुपये से ऊपर का था पर डे। तो मैंने ना एक होम स्टे में बात करी है, तो उनको हमने बोल दिया कि हम आ रहे हैं तो हमारे लिए वो रूम रखेंगे। तो अब यहाँ से 18 किलोमीटर डिस्टेंस करके हम ओरछा पहुँचेंगे। वो होम स्टे ओरछा पैलेस से लगभग 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो होम स्टे पहुँचते हैं और फिर वहाँ पहुँच के आपको रूम भी दिखा देंगे और बाय बाय कर देंगे। मतलब हमारे आज के दिन की जर्नी को एंड कर देंगे। हम लोग ओरछा पहुँच गए थे। फिर गूगल मैप्स के सहारे हम लोग ना अपने होम स्टे तक पहुँच चुके हैं। ओरछा में अगर मैं पैलेस को एक सेंटर पॉइंट मानूँ तो पैलेस से ये जगह लगभग 5-5.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो यहाँ का जो वातावरण है देखकर एकदम गांव जैसा माहौल लग रहा है। एमपी टूरिज्म ने इस जगह को डेवलप करने में मदद करी, ऐसा मुझे यहाँ पर आके मालूम चला। हमने जो रूम लिया ना उसका डबल ऑक्यूपेंसी टैरिफ 2000 रुपीज़ है। तो एज ऑफ नाउ इनके पास केवल 2 रूम है, लेकिन 2 रूम और ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अब डिटेल में तो जगह हम सुबह ही देख पाएंगे, तो अभी अंधेरे में ज़्यादा देख नहीं सकते। तो फिलहाल आपको यहीं पे बाय बाय कर देते हैं। आज का एपिसोड हमारे यहीं पे फिनिश हो रहा है। कल हम पूरा दिन ओरछा में रहेंगे। कल का नाइट स्टे भी हम ओरछा में ही करने वाले हैं। फिर हम आगे खजुराहो जाएंगे, पन्ना जाएंगे, ऐसा मैंने पहले भी बताया था। राइट, आज का दिन बहुत लंबा तो नहीं था, लेकिन थोड़ा हेक्टिक लगा मुझे। राइट, चलो आज का दिन यहीं पे बाय बाय दी एंड हो रहा है। थैंक्स फॉर योर टाइम।